गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर एनिलीन स्टार्ट करवाया था। इससे पहले हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक बेसिक नेचर डिस्कस करी थी। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप बेसिक नेचर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों को समझ में आ गया कि अमाइंस आर वेरी स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, बोथ इन द ब्रॉन्स्टेड सेंस एज वेल एज द लुईस सेंस, लेकिन आर्हेनियस के हिसाब से अमाइंस बेसिस नहीं होते। इसके अलावा हमने असाइलेशन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड और कार्बालामाइन जैसे रिएक्शंस देखे थे। एंड फाइनली वी स्टार्टेड विद दिस टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर एनिलीन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिक्स करवाए थे। एक बार क्विकली उन बेसिक्स को रिवाइज करवा रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं, ताकि आपका एक फ्लो बन पाए आज की क्लास में। आप सब लोगों को ध्यान से ये बात याद रखनी है कि रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग, चाहे वो अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग हो या उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो, बोथ द रिंग्स आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। रिंग न्यूक्लियोफिलिक होती है और रिंग्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चीजें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। और जब भी आप एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो आपको इस जाने वाले इलेक्ट्रोफाइल की ओरिएंटेशन डिसाइड करनी होती है कि ये कहां पे अटैक करेगा, और दूसरा रिएक्टिविटी डिसाइड करनी होती है। ओरिएंटेशन का मतलब समझ रहे हैं ना सब लोग? क्या मतलब होता है ओरिएंटेशन का? कि हम जो ग्रुप अटैक करवा रहे हैं वो कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो में, मेटा में या पैरा में। और रिएक्टिविटी का मतलब किस स्पीड से अटैक करेगा। दूसरा में रिएक्टिविटी डिसाइड करनी होती है। क्या आप में से किसी को याद है कि ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड होती है और रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड होती है? कैन एनीबॉडी टेल? जो ऑनलाइन है वो बताइए, हैंड रेज करिए। ओरिएंटेशन कैसे डिसाइडेड होती थी और रिएक्टिविटी कैसे डिसाइडेड होती थी? आप बताओ नक्षत्र, ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड होती? जी मैंने आपको आज पहली बार नहीं करवा रहा हूँ, 3-4 बार करवा चुका हूँ। पिछली बार भी 10 मिनट 15 मिनट इस पर डिवोट करे थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया श्याम अभी। संस्कृति आप भी बताइए। सर आर इफेक्ट से ओरिएंटेशन एंड आई इफेक्ट से रिएक्टिविटी। बिल्कुल सही। आर इफेक्ट जो होता है ना वो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है और आई इफेक्ट रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। देखिए भूलिएगा नहीं इसे, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं आई और आर का मतलब क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में आपको यह देखना होता है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। अगर ये नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन तो ये डेफिनेटली इन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा। और अगर ये ऊपर विड्रॉ करेगा तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। अगर ये ऊपर विड्रॉ कर रहा है माइनस आई, बताओ। नहीं आया क्या किसी को समझ में? एक बार फिर पूछ रहा हूं, सब लोग सुनिए ध्यान से। अगर ये नाइट्रोजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच रहा है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर ले जा रहा है, तो ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? कम कर रहा है। डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट कर रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच रहा है या रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर खींच रहा है, और जब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाएगी तो रिंग पे नेगेटिव कम हो जाएगा, रिंग लेस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, और नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव का अटैक स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस आई वाले डीएक्टिवेटर्स होते हैं। डीएक्टिवेटर का मतलब यही है कि उन्होंने रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर दिया, डीएक्टिवेटर। और प्लस आई का मतलब है ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, अगर ये नीचे रिलीज कर रहा है तो ये रिंग पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ा देगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी रिंग, और पॉजिटिव और फास्टली अटैक करेगा, तो वो हो जाएगा एक्टिवेटर। तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर या नीचे जाने से तो डिसाइड होता है आई इफेक्ट, जो कंट्रोल करता है रिएक्टिविटी को कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और फास्ट होगा या स्लो। लेकिन ओरिएंटेशन इज मेनली डिसाइडेड बाय द आर इफेक्ट, और आर इफेक्ट देखा जाता है या तो इस लोन पेयर से कि ये लोन पेयर कहां जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट के पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर तो नीचे ही आता है हमेशा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पे आ जाएगा, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। फिर अगले स्टेप में ये नेगेटिव यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आएगा, तो ऑर्थो से ये नेगेटिव सीधे पैरा पे आ गया।
तो आप देखेंगे ये जब भी ऊपर का लोन पेयर नीचे आता है ना, इसे बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर। और प्लस आर के टाइम पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव स्पीशीज ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक करेगी। तो प्लस आर वाले को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ओपी डायरेक्टर। और माइनस आर कब होता था? माइनस आर देखो जब रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा होता था जिसमें डबल बॉन्ड होता था। उसमें क्या होता है कि रिंग के जो पाई बॉन्ड है ना, ये ऊपर जाता है और ये वाला बॉन्ड और आगे जाएगा। तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट के अगर ऊपर चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। फिर ये वाला बॉन्ड यहां जाता था तो वो पॉजिटिव यहां आ जाता था रेजोनेंस के टाइम पे। तो माइनस आर में, दिस इज माइनस आर में ऑर्थो और पैरा पे क्योंकि पॉजिटिव आ गया, अटैक भी पॉजिटिव चीज ही करने आएगी रिंग के ऊपर, तो वो पॉजिटिव से रिपल्शन फेस करेगी, बीच में मेटा पे अटैक कर देगी। तो माइनस आर वाले मेटा डायरेक्टर होते। ये बात याद रखिए, इसके बिना तो आपको ऑर्गेनिक के बेसिक समझ में ही नहीं आएंगे। मेटा डायरेक्टर्स, बताइए अब आपको क्लियर है ये सब? ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय द आर इफेक्ट एंड रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द आई इफेक्ट। और आई में भी माइनस आई क्या करता है, प्लस आई क्या करता है, प्लस आर क्या करता है, माइनस आर क्या करता है, वो आपको याद है। मैंने शायद आपको ये भी बता दिया था कि हम जो एनिलीन डिस्कस कर रहे हैं उसमें NH2 कौन सा आई और कौन सा आर करेगा, ये बता दिया था। हमें तो एनिलीन करना है, तो एनिलीन में पहले तो बताइए ये आई कौन सा करता था, माइनस आई या प्लस आई, क्या करता था ये? माइनस आई, माइल्ड माइनस है, माइल्ड माइनस है। क्योंकि देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा और खींचता भी है, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं खींचता, उतना स्ट्रांगली नहीं खींचता, क्योंकि उसे तो हाइड्रोजन से भी खींचने पड़ रहे हैं। ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी है वो 3 डायरेक्शंस में डिवाइड हो रही है, वो इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो बहुत इफेक्टिवली एक ही जगह पे वो सारी स्ट्रेंथ नहीं लगा पाता अपनी इलेक्ट्रॉन पुल करने की। उसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग स्ट्रेंथ 3 डायरेक्शंस में डिवाइडेड हो, सही है। सो माइल्ड माइनस है। लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लस आर, स्ट्रॉन्ग क्यों, प्लस आर स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया वो भी ध्यान से सुनिए। देखो ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन जब इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नाइट्रोजन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और जब नाइट्रोजन और ज्यादा रिच हो जाएगा तो और अच्छा डोनर हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर और इफेक्टिवली नीचे भेजे, तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आर। अब इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आई लाइट लगा, प्लस आर वेरी स्ट्रॉन्ग लगा, तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट था उससे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या कम हो गई? बढ़ गई। रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी नहीं, क्योंकि उसने विड्रॉ तो बहुत लाइटली करा लेकिन रिलीज बहुत स्ट्रांगली करा। हल्का सा माइनस आई बट वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आर, तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लस आर रिंग के ऊपर नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से, और कहां पे बढ़ी स्पेसिफिकली? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, तो मैंने आपको शायद ये स्टेटमेंट लिखवा दी थी, आप एक बार चेक करिए सब लोग। द NH2 group over the ring is a highly activating electron releasing orthopara director which exhibit a mild minus and strong plus R effect. ये लिखवा दिया था। Yes, sir. तो देखिए आज मैं आपको इसके 3 रिएक्शंस अभी करवाने जा रहा हूं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब आप जब रिएक्शंस करोगे ना तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि हाँ ये पढ़ने में ही बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, स्पेशली पहले 2 रिएक्शंस जो मैं आपको करवाऊंगा, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन। आपको मालूम है सब लोगों को कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वैसे कितने टाइप्स के होते हैं टोटल? 5 टाइप्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, जिनके नेम होते हैं हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। उन 5 में से हम सिर्फ 3 करेंगे क्योंकि बाकी के 2 एनिलीन शो नहीं करते। मैं आपको ब्रोमिनेशन में, मतलब हैलोजिनेशन में मैं ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं, फिर नाइट्रेशन भी करेंगे, फिर सल्फोनेशन भी करेंगे, लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन शो नहीं करती है, उसका रीजन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन, इसके अंदर 2 पार्ट्स आएंगे। पहले आप ए पार्ट लिखेंगे। ब्रोमिनेशन के अंदर ए पार्ट की थ्योरी लिखे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। When aniline is treated with, when aniline is treated with, aniline is treated with an aqueous solution of bromine,
an aqueous solution of bromine, treated with an aqueous solution of bromine, then due to the highly activating nature of NH2 group, due to the highly activating nature of NH2 group, highly activating nature of NH2 group, all the ortho and para positions, all the ortho and para positions are substituted within the same ring. Are substituted within the same ring. Substituted within the same ring. लिखा substituted within the same ring. देखो ध्यान से सुनिएगा, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट एक्चुअली, क्योंकि एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए, एक बार एनिलीन के ऑर्थो पे बीआर लगना चाहिए और एक दूसरी रिंग में पैरा पे बीआर लगना चाहिए, जैसा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है प्रीवियस केसेस में, जैसा हमने 11th क्लास में भी सीखा था कि ऑर्थो और पैरा अलग अलग मिलते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि ऑर्थो अलग रिंग में लगे और पैरा अलग रिंग में, लेकिन यहाँ पे एक अनयूजुअल बिहेवियर हमें देखने को मिला कि ब्रोमीन ने अटैक तो करा ऑर्थो और पैरा पे, लेकिन एक ही रिंग में तीनों जगह कर दिया, हमें अलग अलग रिंग्स में नहीं मिला ऑर्थो और पैरा, एनिलीन के एक सिंगल रिंग में ऑर्थो पे भी आर, फिर उसी रिंग के पैरा पे भी आर, और फिर उसी रिंग के दूसरे वाले ऑर्थो पे भी आर। ऑल्दो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऑर्थो प्रोडक्ट अलग और पैरा प्रोडक्ट अलग मिलते, और मिलते भी हैं ज्यादातर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब ही यही होता है, लेकिन इस केस में हमें एक ही रिंग में तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन होके मिलता। ऐसा क्यों हुआ उसका भी रीजन मैंने आपको लिखवाया है, मैंने आपको लिखवाया कि NH2 एक बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्लस आर इफेक्ट की वजह से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे रिलीज कर रहा है, और इसने इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे रिलीज कर रखी है कि हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। तो Br पॉजिटिव, यहां से Br पॉजिटिव बनकर गया होगा अटैक करने, तो Br पॉजिटिव जब गया उसने देखा ऑर्थो पैरा ऑर्थो सब जगह बड़ा बहुत ज्यादा नेगेटिव अवेलेबल है, तो उसने एक ही रिंग में सब जगह अटैक करा। तो ये याद रखिएगा, Br ने एक ही रिंग में तीनों जगह इसलिए अटैक करा क्योंकि ऊपर बैठा हुआ NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे रिलीज करके एक्सेसिवली हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये नोट करिए। एक्टिवेटिंग नेचर कौन से ग्रुप का था? एक्टिवेटिंग यही है, NH2 ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्गली -I हल्का और +R बहुत स्ट्रॉन्ग, तो दोनों का मिला के नेट इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन नीचे रिलीज हुए ना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी अगर रिंग के ऊपर तो पॉजिटिव चीज और फास्टली अटैक करेगी, तो हम बोलेंगे कि इसने ओवरऑल एक्टिवेट कर दिया, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप। इज इट क्लियर सेक्शन? थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं दोबारा बताऊंगा। सर समझ आ गया। ओके एक बार फिर बताइए मुझे, दर्शिता, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक ही रिंग में तीनों जगह Br क्यों लगा, अलग अलग क्यों नहीं मिला? सर बिकॉज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। Because of the strongly activating nature of NH2 group, NH2 के एक बहुत ही strong +R की वजह से हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अब हमें इसके बी पार्ट में इंप्रूवमेंट करना है कि अगर हम नहीं चाहते कि एक ही रिंग में तीनों जगह Br लगे, हम चाहते हैं कि नहीं ऑर्थो अलग मिले और पैरा अलग मिले, तो हमें क्या करना होगा? सोचिए, लॉजिकली बताइए क्या करना होगा, मैं रिएक्शन नहीं पूछ रहा, वैसे ही थ्योरेटिकली बताइए कि एक ही रिंग में अगर हम तीनों जगह Br नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अलग अलग मिले, ऑर्थो अलग रिंग में लगे और पैरा अलग रिंग में लगे, तो क्या करना चाहिए हमें? तो हमें बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हमें इसकी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नेचर को कम करना होगा, ये बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है ना, इसीलिए तो हमें एक ही रिंग में एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल थी। तो अगर हम किसी तरह से इसे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग से माइल्डली एक्टिवेटिंग बना दें, देखो डीएक्टिवेटिंग नहीं बनाना, अगर आप किसी चीज को डीएक्टिवेटिंग बना दोगे फिर तो वो मेटा डायरेक्टर हो जाएंगे, हमें मेटा डायरेक्टर नहीं बनानी, हमें रखनी तो ऑर्थो पैरा ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक इतनी इलेक्ट्रॉन रिलीज करे कि ऑर्थो और पैरा अलग अलग रिंग में लगे, एक ही रिंग में ना लग जाए।
तो हमें NH2 की स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर को थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा, उसकी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर को माइल्ड एक्टिवेटिंग नेचर बनाना होगा, समझ रहे? और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम कैसे करेंगे। तो बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट में लिखो, in order to obtain the ortho and para product separately, in order to obtain the ortho and para products separately, the activating nature of NH2 group, has to be reduced by involving the lone pair in some parallel resonance, involving the lone pair in some parallel resonance, This can be easily done by carrying out acylation before bromination. This can be easily done by carrying out acylation before bromination. सर ऑप्टेन के बाद एक मिनट प्लीज रिपीट कर दीजिए। This can be easily done by carrying out obtained कहां पे बोला था मैंने? कहीं बोला था? सर स्टार्टिंग में in order to obtain. अच्छा, शुरू से ही रिपीट कर दूं, एक बार आपको चेक करना है, एक बार शुरू से सुन लीजिए। In order to obtain the ortho and para product separately, the activating nature of the NH2 group has to be reduced by involving the lone pair in some parallel resonance. This can be easily done by carrying out its acylation before bromination. ये लिखा है ना? This can be easily done by carrying out its acylation before bromination. यस सर। बताइए, सबको क्लियर है? Yes sir. सबने लिखा? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम चाहते हैं कि NH2 ग्रुप बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, उसकी वजह से एक ही रिंग में तीनों जगह Br लग रहा है, बट हम चाहते हैं कि एक ही रिंग में ना लगे, अलग अलग लगे, तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं करेंगे, हम पहले एनिलीन का असाइलेशन करेंगे, फिर फॉलोड बाय ब्रोमिनेशन। पहले आप पूरा रिएक्शन देखिएगा, अभी नोट नहीं, कुछ नहीं करें। हम सबसे पहले इस एनिलीन को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं। एसिड क्लोराइड के साथ होती है असाइलेशन। दिस इज नॉट फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट तो करती ही नहीं है। आप सब लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और सिर्फ असाइलेशन में डिफरेंस मालूम नहीं है या नहीं? अरे देखिए, इस असाइलेशन में तो क्या होगा, यहां से H और यहां से Cl HCl निकल जाएगा। ये वही रिएक्शन है जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 करवाई थी, शायद लास्ट क्लास में करवाई थी, पिरिडीन की प्रेजेंस में। असाइलेशन करते थे तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बनता था। तो सुनो, बोर्ड पे देखो, इस असाइलेशन में तो देखो ये निकलेगा HCl, और ये असाइल ग्रुप होता है ना, ये असाइल ग्रुप यहां पे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये NH के आगे COCH3, ये बनेगा ना। एक H यहां से निकल गया, Cl यहां से निकल गया, तो NH के आगे COCH3 ये बना। ये तो है असाइलेशन।
लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में ये असाइल ग्रुप रिंग के ऑर्थो और पैरा पे लगता है। जब रिंग के ऊपर लगता है तो वो होती है फ्रीडल क्राफ्ट। रिंग के ऊपर वाले रिएक्शन को ही तो बोलते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक। ये तो रिंग के ऊपर थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ऊपर NH2 पे कर रहे हैं, तो इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट नहीं बोलेंगे, इसे सिर्फ असाइलेशन बोलेंगे। अगर हम ये रिंग के ऊपर लगा पाते तो हम उसे फ्रीडल क्राफ्ट बोलते। सही है। तो एनीवेज हमने सबसे पहले करा असाइलेशन, और ये जो कंपाउंड बना ना इसे बोलते हैं एसिटेनिलाइट। एसिटेनिलाइट। एक बार जब ये बन गया, अब हम इसको ब्रोमिनेट करेंगे Br2 एक्वस मीडियम। वही हमने यहां पर रिएजेंट में कोई चेंज नहीं करा, पहले भी एक्वस ब्रोमीन ले रहे थे, अब भी एक्वस ब्रोमीन ही लेंगे। ऊपर लिख देता हूं एरो के, ब्रोमीन इन एक्वस मीडियम। अब आप देखेंगे ऑर्थो पे अलग और पैरा पे अलग दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। NHCOCH3 के पैरा पे Br प्लस एक दूसरी रिंग में NHCOCH3 के ऑर्थो पे Br। एक बार जब हमें ऑर्थो और पैरा अलग अलग मिल गए, अब इसके बाद हम इसको हाइड्रोलाइज करें। हाइड्रोलाइसिस पे क्या होगा, यहां से देखो NH और CO के बीच का बॉन्ड टूटेगा और वाटर का H तो आ जाएगा N पे और वाटर का OH चला जाएगा CO पे। तो ये देखो ये तो NH2 बन जाएगा, यहां पे भी वही होगा NH2 बन जाएगा, और ये क्या निकल जाएगा, ये एसिटिक एसिड। तो आप देखिए आपको NH2 के ऑर्थो पे Br प्लस एक दूसरी रिंग पे NH2 के पैरा पे Br प्लस दो मॉलिक्यूल्स एसिडिक एसिड के। यह है समझ में प्रोडक्ट। अब आप मेन कंटेंट समझिए, मेन चीज समझिए कि हमने ये करा क्या। हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर रहे थे तो एक ही रिंग में तीनों जगह Br लग रहा था। हमने पहले एसाइलेशन करके एक ग्रुप बना दिया। ऐसा करने से फिर ये अलग अलग क्यों लगा, अब क्यों नहीं लग गया एक पे। देखिए यहां पे एक ही रिंग में क्यों लग रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो NH2 का लोन पेयर है ये बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, बहुत स्ट्रांग प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिट करता है, और जब ये नीचे आता है तो एक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। लेकिन जब आपने इसके बराबर ये असाइल ग्रुप लगा दिया ना, तो अब इससे एडवांटेज ये होगी कि ये लोन पेयर जो सिर्फ नीचे ही आया करता था, अब ये कुछ देर के लिए इधर भी जाएगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने। एक ही लोन पेयर नाउ इन्वॉल्व इन, इट इज इन्वॉल्व इन टू रेजोनेंस। कुछ देर के लिए ये इधर भी जाएगा और कुछ देर के लिए नीचे भी आएगा, तो इसकी नीचे आने की टेंडेंसी 50% रिड्यूस हो गई ना, क्योंकि ये 50% किसी पैरेलल रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। अब ये सारा का सारा डिवोशन नीचे नहीं लगा रहा, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन साइड में भी चला गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर द प्लस आर इफेक्ट इज हाईली रिड्यूस्ड। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो हमने इसे एक पैरेलल रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दिया। अगर लोन पेयर सिर्फ नीचे ही आता तो वो स्ट्रॉन्ग प्लस आर था, लेकिन अब ये लोन पेयर सिर्फ नीचे नहीं आया करेगा, ये कुछ देर के लिए उधर भी जाया करेगा, तो नीचे जाने की टेंडेंसी कम हो गई। यानी कि ये ग्रुप आपका माइल्डली एक्टिवेटिंग था, वो तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था NH2, लेकिन ये असाइल, ये जो एसिटेनोलाइट ग्रुप है ये माइल्डली एक्टिवेटिंग है। इसके प्रेजेंस में जब हमने ब्रोमिनेशन करा तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल गए, और जब एक बार अलग अलग मिल गए तो हमने ऊपर वाले ग्रुप को वापस हाइड्रोलाइसिस करके NH2 में रीजनरेट कर लिया, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो बताइए आप सब लोगों को समझ में आया कि हमने एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को माइल्ड एक्टिवेटिंग कैसे बना दिया। बताइए पैरेलल रेजोनेंस, इस बात का मतलब समझ में आया। एक ही लोन पेयर का दो दो जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा देना, दिस इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस। अब लोन पेयर का एक तरफ कंट्रीब्यूशन पूरा नहीं रहता, कंट्रीब्यूशन उसका डिवाइड हो जाता है दो डायरेक्शन में, तो ये नोट करिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है सबको समझ में आया। दर्शिता, दृष्टि, भूमिका, Yes, sir. Yes, sir. ओके। लावण्या, मृगांक, प्रणव, रोहित, एवरीबॉडी ना, सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट करिए इसे। सर एक आपने स्ट्रॉन्ग बोला था एक्टिवेटिंग कि ग्रुप को माइल्ड एक्टिवेटिंग। यस वंशिका बोलो। सर आप बोल रहे थे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर हो रहा होता तो उसका कुछ डिफरेंट इफेक्ट पड़ता। सर वो क्या बोला था आपने? वो जब आएगा तब बताऊंगा, अभी आप इस पे ध्यान दीजिए। अभी फ्रीडल क्राफ्ट के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं। ये असाइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है कि ये जो असाइल ग्रुप होता है ये रिंग पे लगाते हैं ऑर्थो और पैरा पे, और अगर हम ये असाइल ग्रुप ऊपर ग्रुप पे लगा रहे हैं तो वो सिर्फ असाइलेशन, और उसमें फ्रीडल क्राफ्ट नाम नहीं लगा। फ्रीडल क्राफ्ट में ये ग्रुप रिंग पे लगता है। यस। ठीक है वंशिका, बेसिक चीज समझ में आई।
Yes, sir. नोट करते ही बता दीजिएगा मुझे। Sir, done. Done, sir. ओके ओके। तो ब्रोमिनेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, आपको दोनों बातें समझ में आ गई कि पहले एक ही रिंग में तीनों जगह क्यों लग रहा था पीआर, और अगर हमें अलग अलग चाहिए था तो किस तरह से हमने एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर को माइल्ड एक्टिवेटिंग नेचर में कन्वर्ट करके अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करें। अब हम नाइट्रेशन देखेंगे जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है। द सेकेंड रिएक्शन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नाइट्रेशन। सब लोग बताइए नाइट्रेशन कौन से रिएजेंट से करी जाती है? NO2. Concentrated HNO3. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर, याद है इसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। द कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4 नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। और इसमें कौन सा ग्रुप लगता है रिंग के ऊपर? NO2, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे भी हमने वही करा, यूजुअली हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 का मिक्सचर लिया, लेकिन यहां पे हमें कुछ अलग ही केस देखने को मिला। देखिए ब्रोमिनेशन में जैसा हमने देखा कि हाईली एक्टिवेटिंग नेचर की वजह से एक ही में तीनों जगह बीआर लग गया, तो जब हम नाइट्रेशन कर रहे थे तो हम यही मानकर चल रहे थे कि नाइट्रेशन में भी एक ही रिंग में तीनों जगह NO2 लग जाएगा, क्योंकि NH2 इज अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन की तरह वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक ही रिंग में तीनों जगह NO2 लग के ट्राई नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही रिंग में नहीं मिला, यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग मिले, लेकिन उसमें भी एक अनयूजुअल बिहेवियर हमें देखने को मिला। लिखिए ए पार्ट, इसमें भी दो पार्ट्स आएंगे, ए पार्ट लिखिए। When aniline is treated with the concentrated mixture of aniline is treated with the concentrated mixture of HNO3 and H2SO4, concentrated mixture of HNO3 and H2SO4, then along with the expected ortho and para products, along with the expected ortho and para products, we also obtained a significant amount of meta product
significant amount of meta product unexpectedly. Significant amount of meta product unexpectedly. देखिए यहां पे जब हमने नाइट्रेशन करी ना एनिलीन की, सब लोगों ने लिख लिया सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेडली। जब हमने एनिलीन की नाइट्रेशन करी तो हमें एक प्रोडक्ट तो ये मिला, एनिलीन के ऑर्थो पे NO2 लगा हुआ मिला। बताइए इज दिस अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट? क्या हम इसका बनना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो वी एक्सपेक्ट कि ऑर्थो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, हमें एक प्रोडक्ट ये भी मिला एनिलीन के पैरा पे NO2, ये भी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक ऐसा प्रोडक्ट भी मिल गया जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, एंड दैट वाज अ मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। NH2 के मेटा पे भी NO2 लगा हुआ मिला, और थोड़ा बहुत नहीं मिला, एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिला। जब हमने इन तीनों की परसेंटेज एनालाइज करी ना तो पता चला ये तो मिलता है बस 2%, ये मेजर प्रोडक्ट होता है 51%, लेकिन ये जो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था ये मिला 47%। ऑल्दो 47% मेजर अमाउंट नहीं है, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। जो चीज बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए वो लगभग आधे के बराबर मिल रही है आप, सही है। सो हमें ये अकाउंट करना है। देखो NH2 प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिट करता है, और प्लस आर के टाइम पे जब ये लोन पेयर नीचे आता है तो ये सिर्फ ऑर्थो पे और पैरा पे ही तो रुकता है, और अगर ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज था तो फिर इस NO2 पॉजिटिव को सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करना चाहिए ना। बीच में इसने मेटा पे कैसे अटैक कर दिया? यहां तो कभी नेगेटिव था ही नहीं, तो फिर मेटा पे अटैक कैसे होगा? तो मेटा प्रोडक्ट कैसे मिल गया? वी हैव टू अकाउंट फॉर दैट, लेकिन मेटा प्रोडक्ट मिलता है। सो मेटा प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेड क्यों है, आप समझ गए ना? Yes, sir. अब हम इसका सर, ये कॉस्ट जो पता लगाएंगे कि अटैच हुआ है वो कहाँ से आया है? यहां से आया HNO3 से। इसका मैकेनिज्म आपने क्लास 11 में पढ़ा था। HNO2 ये नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 ली जाती है, इसी से NO2 पॉजिटिव जनरेट होता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े थे। HONO2, ये देखिए ये वाला बॉन्ड जब हेटेरोरेडिकली टूटेगा तो यहां से NO2 पॉजिटिव जनरेट होके निकलेगा। तो HNO3 है ये, HNO3 में से निकलता है NO2 पॉजिटिव, और वही इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक करने जाता है। तो अब देखिए 47% मेटा प्रोडक्ट मिला, वी हैव टू अकाउंट फॉर दैट। हम इसका रीजन पता लगाएंगे, पहले आप ये नोट करें। मैं क्या डोर क्लोज कर दूं? परसेंटेज जरूर याद रखिएगा। हम इसके बी पार्ट में ये इंप्रूवमेंट करेंगे कि हमें अगर मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा मिले, तो मेटा प्रोडक्ट को अवॉइड कैसे करें। लेकिन मेटा प्रोडक्ट को अवॉइड तो हम तभी करेंगे जब हमें इसके बनने का कॉज पता लगे। तो पहले तो ये पता लगाते हैं बनाई क्यों है, पहले एरर आई क्यों है वो पता लगाते हैं, फिर उस एरर को करेक्ट करेंगे। सही है, तो सब लोगों ने नोट करा ये? यस सर। यस सर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। इवन एनसीईआरटी में भी आपको इतनी डिटेल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट मैं आपको बिल्कुल एकदम इन डेप्थ समझाने जा रहा हूं कि मेटा प्रोडक्ट मिल क्यों रहा है। आप सब लोगों को ये तो मालूम है ना कि एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों होती है? व्हाई एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर? क्योंकि प्लस आर इफेक्ट के टाइम पे जब ये लोन पेयर नीचे आता है तो ऑर्थो पे नेगेटिव और पैरा पे नेगेटिव डेवलप करता है, और ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव होगा तो कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगी। तो उस लोन पेयर के नीचे आने की वजह से प्लस आर की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। सही है, अब जरा ध्यान से देखिए जब हमने इसको एनालाइज करा ना कि क्या रीजन होगा कि हमें मेटा प्रोडक्ट क्यों मिला,
तो हमें पता चला बिकॉज हम दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी एक बड़ा अच्छा एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, एंड H2SO4 इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस हमारे पास अवेलेबल होती है। H2SO4 भी डिसोसिएट होने पे प्रोटॉन रिलीज कर रहा होगा, नाइट्रिक एसिड के डिसोसिएशन से भी प्रोटॉन रिलीज हो रहे होंगे। तो ये तो फैक्ट है कि इस रिएक्शन में एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे प्रोटॉन अवेलेबल होंगे हमारे पास सॉल्यूशन। तो हुआ क्या कि इतने सारे प्रोटॉन अवेलेबल होने की वजह से किसी एक प्रोटॉन ने एनिलीन के लोन पेयर को प्रोटोनेट कर दिया। एनिलीन का जो लोन पेयर होता है दैट गेट्स प्रोटोनेटेड, वो लोन पेयर H+ पे अटैक कर देता है बिकॉज H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है सॉल्यूशन में, ठीक है। और जैसे ही ये NH2 अपने लोन पेयर के थ्रू H+ पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, जिसे आप बोलते हैं एनिलीनियम आयन। तो मेन कंसेप्ट ये याद रखिएगा कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, बहुत सारे प्रोटॉन हमारे पास अवेलेबल थे और उसमें से किसी एक प्रोटॉन ने एनिलीन के लोन पेयर पे अटैक करके उसे एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर। तो इससे क्या हुआ, एनिलीनियम आयन बन गया। तो क्या हुआ, एनिलीनियम आयन बनने से दो चेंजेस आए इसकी ओरिएंटेशन एज वेल एज रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। एनिलीनियम आयन बनने से एक तो ये चेंज आया कि R इफेक्ट स्टॉप्स टू ऑपरेट। अब इसमें R इफेक्ट होना ही बंद हो गया। ये एक स्ट्रॉन्ग प्लस R कर रहा था, लेकिन अब ये R इफेक्ट ना प्लस R ना माइनस R, कोई R इफेक्ट इसमें ऑपरेट नहीं होगा। देखो प्लस R क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस R के लिए लोन पेयर होना चाहिए। वो लोन पेयर जब तक फ्री था तब तक वो नीचे आता था, लेकिन अब तो उस लोन पेयर ने H के साथ बॉन्ड बना लिया, तो अब लोन पेयर तो फ्री बचा ही नहीं, तो नीचे तो कोई आएगा नहीं, प्लस R तो खत्म और माइनस R भी खत्म, क्योंकि माइनस R के लिए ऊपर कोई डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऊपर कहीं ग्रुप में डबल बॉन्ड होता है तो माइनस R होता है, तो इसमें ना कोई प्लस R चलेगा ना माइनस R। रेजोनेंस तो हो गया स्टॉप टू ऑपरेट, इट स्टॉप्स, इट सीजेस, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट में चेंज आया कि यहां माइल्ड माइनस आई था, यहां स्ट्रॉन्ग माइनस आई। स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि अब देखिए नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, नाइट्रोजन चाहेगा उस पॉजिटिव को खत्म करना, तो नाइट्रोजन बहुत स्ट्रांगली नीचे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर खींचेगा, क्योंकि अपने पॉजिटिव को खत्म करना है, उसे रिड्यूस करना है, सही है। तो ये याद रखिएगा, R इफेक्ट तो होना ही बंद हो गया और I इफेक्ट माइनस आई स्ट्रॉन्ग हो गया। यहां पे भी माइनस आई था, लेकिन मैंने माइल्ड माइनस आई बताया, यहां पे स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो पहले तो बताइए, दो बातें समझ में आई कि हाँ R बंद हो जाएगा और I माइनस हो जाए, माइनस आई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है, R बंद हो जाएगा, ठीक है। बताइए सब लोग जो ऑनलाइन है, R इफेक्ट स्टॉप्स टू ऑपरेट। अब मुझे ये बताओ कि जब R इफेक्ट ऑपरेट होना ही बंद हो जाए तो वो जो NO2 पॉजिटिव आ रहा है रिंग पे अटैक करने, NO2 पॉजिटिव, उसकी ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि ओरिएंटेशन तो R इफेक्ट से डिसाइड होती थी। R ही तो डिसाइड करता था कि आने वाला NO2 जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा, पैरा पे आएगा, लेकिन R इफेक्ट तो ऑपरेट ही नहीं हो रहा। जब ऑपरेट ही नहीं हो रहा कोई इफेक्ट, तो इसको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कौन देगा, इसे डायरेक्ट कौन करेगा, इसे बताएगा कौन कि इसे ऑर्थो पे आना है, मेटा पे आना है, पैरा पे आना है, ठीक है। तो बेसिकली जब R इफेक्ट ऑपरेट होना बंद हो जाता है और कोई इसे डायरेक्शन नहीं देता, तो नाउ NO2 पॉजिटिव बिकम्स फ्री टू अटैक एट ऑल द साइड्स ऑफ द रिंग। अब ये अपनी मर्जी से सब जगह अटैक करेगा, ठीक है। अब तो फिर ये यहां पे भी अटैक कर सकता है, यहां पे भी अटैक कर सकता है और यहां पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, देखिए जब तक ये वाला केस था ना, तब तक ड्यूटीज डिवाइडेड थी। R को रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तो उसे तो ओरिएंटेशन डिसाइड करनी है, और I को रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसे रिएक्टिविटी डिसाइड करनी। R को ड्यूटी थी कि उसे ओरिएंटेशन डिसाइड करनी होती थी, I की ड्यूटी थी उसे रिएक्टिविटी डिसाइड करनी होती थी। लेकिन अब R तो चला गया, तो I को अब दोनों काम करने पड़ेंगे। अब I इफेक्टिव ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा और I इफेक्टिव रिएक्टिविटी डिसाइड करेगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ R somebody has to take up the task। तो I इफेक्ट अब दोनों काम करेगा। अब कैसे करेगा I इफेक्ट दोनों काम, वो आप ध्यान से समझिए। देखिए ये तो फैक्ट है कि NO2 नाउ बिकम्स ओपन टू अटैक एट ऑल द साइड्स, क्योंकि इसे कोई डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं दे रहा। लेकिन ये अटैक तो सब जगह करेगा, लेकिन ये कहां पे कितना अटैक करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हिंड्रेंस कहां कम है और नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी कहां ज्यादा है। देखो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई कर रहा है,
तो ये जब ये नाइट्रोजन जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन इधर से भी खींचेगा, फिर ये कार्बन इधर से भी खींचेगा, फिर ये कार्बन इधर से भी खींचेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये कौन सी पोजीशन से करेगा, ऑर्थो से, मेटा से या पैरा से? ऑर्थो। सबसे ज्यादा कहां से करेगा? ऑर्थो से। तो ऑर्थो पे नेगेटिव सबसे कम होगा और हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगी, तो NO2 का अटैक सबसे लीस्ट होगा। एक तो हिंड्रेंस भी ज्यादा, ऊपर से नेगेटिव की अवेलेबिलिटी कम। पॉजिटिव चीज को तो नेगेटिव चाहिए ना ज्यादा, उसे यहाँ नेगेटिव कम मिल रहा है, ऊपर से हिंड्रेंस ज्यादा मिल रही है, तो वो 1 या 2%, 2% प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे अप्रोच करता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा दूर हो गए तो हिंड्रेंस कम हुई और नेगेटिव की अवेलेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि NH3 का जो इलेक्ट्रॉन पूलिंग इफेक्ट है यहां तक तो कम पहुंच रहा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा होगा, हिंड्रेंस कम होगी, तो NO2 ने यहाँ 47% अटैक किया। और पीछे हुए तो और हिंड्रेंस कम हुई, नेगेटिव की अवेलेबिलिटी और बढ़ी, तो NO2 ने यहाँ 51% अटैक किया। समझ रहे हैं? NO2 अटैक तो सब जगह करेगा, क्योंकि R इफेक्ट तो चल ही नहीं रहा, कोई ओरिएंटेशन तो उसे दे ही नहीं रहा। अब तो इट बिकम्स ओपन टू अटैक एट ऑल द साइड्स ऑफ द रिंग, लेकिन बस वो कहां पे कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक जो होगी वो अब इंडक्टिव इफेक्ट्स और हिंड्रेंस से डिसाइड होगी, जहां पे -I सबसे कम होगा एज वेल एज हिंड्रेंस सबसे कम होगी, वहां पे अटैक सबसे ज्यादा होगा। भला ये समझ में आई ये बात या नहीं आई? सब लोग, एवरीबॉडी टेल मी। बाकी मैं डिटेल में लिखवाऊंगा, लेकिन आपको ओरली समझ में आया कि नहीं आया? सर यहाँ पे NH3 पॉजिटिव हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है। हाँ जी, NH3 पॉजिटिव जब इसके बराबर में कोई लगेगा तो वो टकराएंगे बराबर बराबर में, तो बिल्कुल बराबर वाली पोजीशन पे हिंड्रेंस ज्यादा होगी। यस सर। ठीक है, तो और ऊपर से यहाँ पे नेगेटिव सबसे कम होगा। समझ गए ना नेगेटिव यहाँ पे कम क्यों होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ बिल्कुल बराबर से अच्छी तरह कर लेगा, तो नेगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव का अटैक भी स्लो होगा, तो NO2 पॉजिटिव यहाँ पे सबसे लीस्ट अटैक करेगा 2%, फिर 47%, फिर 51%, जैसे जैसे दूर होते जा रहे हो परसेंटेज बढ़ती जा रही है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, तो मैं लिखवाऊंगा, आप एक हेडिंग डालो, कॉज ऑफ मेटा प्रोडक्ट। कॉज ऑफ मेटा प्रोडक्ट, और कॉज ऑफ मेटा प्रोडक्ट में आप ये दोनों स्टेप्स नोट कर लो, ये मैं आपको थ्योरेटिकली लिखवाऊंगा, ये दोनों स्टेप्स नोट कर लो। इशिता, जागृति, रोहित, सान्या, शिखा, आपको क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। याशिका, वृंदा, Yes, sir. Yes, sir. ये थे ना, मैं ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा और क्लियरली बना देता हूं, इसमें एरोज आपको दिखाने होंगे कि कहां से कितना ज्यादा विड्रॉ हो रहा है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं। NH3 पॉजिटिव, देखो इस सबसे ऊपर ना 4 एरोज बना देते हैं, ये यहां से बहुत अच्छी तरह विड्रॉ कर रहे हैं, फिर यहाँ 3 एरो, यहाँ 2 एरो, यहाँ 1 एरो। सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस इसका ऑर्थो पे पड़ रहा है। डन सर। ओके, सबने नोट कर लिया? लिखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए। During the nitration of aniline, during the nitration of aniline, during the nitration of aniline, it gets protonated. It gets protonated to form anilinium ion. It gets protonated to form anilinium ion in which the R effect stops to operate, in which the R effect stops to operate
while the minus I effect becomes very strong. While the minus I effect becomes very strong. Further लिखिए, in the absence of R effect, in the absence of R effect, the directive influence is lost. इस लाइन का मतलब समझिए, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज लॉस्ट का मतलब है कोई उसे डायरेक्ट नहीं कर रहा कि कहां पे आना है. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज लॉस्ट and hence the NO2 positive becomes open to attack, becomes free to attack over all the positions of the ring. Becomes free to attack over all the positions of the ring. However, the probability of attack will increase. अब इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, the probability of attack will increase. The probability of attack will increase with the decreasing hindrance, and the decreasing minus I effect. ध्यान दिया आपने? The probability of attack increases with the decrease in hindrance and decreasing minus I effect. जैसे जैसे hindrance decrease होगी और minus I का असर decrease होगा, वैसे वैसे percentage of attack बढ़ेगा. यही है ना? बताओ समझ में आ रहा है सबको या नहीं? वांशिका, महेश? यस सर. ठीक है. तो अब कैन एनीबडी टेल मी, हमने ए पार्ट तो देख लिया कि कॉज ऑफ मेटा प्रोडक्ट क्या था. अब आप में से क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर हम मेटा प्रोडक्ट चाहते हैं कि नहीं बने, सिर्फ ऑर्थो और पैरा बने, तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, क्या प्रिकॉशन लेनी होगी, क्या करना होगा? H प्लस आयन को कम करें. आप क्या बोल रहे थे? सर जो H पॉजिटिव जो है उसके साथ रिएक्ट करके उसको हटा दें ताकि वो एनिलीनियम आयन ना बने. बेसिकली वो बोलो, बस ये शुरू वाली बात मत बोलो. देखो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये एनिलीनियम आयन ना बने. बेसिकली हमें करना क्या है कि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का H प्लस पे अटैक रोकना है. समझ रहे हैं? इसको हम वेरी सिंपल टर्म्स में कहते हैं कि वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस लोन पेयर फ्रॉम गेटिंग प्रोटोनेटेड. हमें इस लोन पेयर को प्रोटोनेशन से बचाना होगा. अगर ये प्रोटोनेट हो गया, प्रोटोनेट मतलब प्रोटॉन पे अटैक करना, अगर ये प्रोटोनेट हो गया फिर तो एनिलीनियम बन ही जाएगा और फिर तो वही होगा जो पहले हो रहा. ठीक है? तो अगर आप चाहते हो ना कि आपका एनिलीनियम ना बने, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट द लोन पेयर फ्रॉम गेटिंग प्रोटोनेटेड. और उसके लिए हम कुछ भी नया नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो काम हमने ब्रोमिनेशन में करा था. हम यहाँ पे असाइलेशन करेंगे. असाइलेशन करने से ऊपर एसिटर्नोलाइट बन जाएगा, हमारा लोन पेयर दो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा. अब जब लोन पेयर और ज्यादा बिजी हो गया मल्टीपल रेजोनेंस में, तो देखो अभी क्या होता है, यहां पे दो ही चीजें होती हैं, या तो ये लोन पेयर नीचे जाता है और जिस वक्त ये नीचे नहीं गया होता उस वक्त ये इस पे अटैक कर देता है. लेकिन जब हम इसका असाइलेशन कर देंगे तो या तो ये लोन पेयर नीचे वाले रेजोनेंस में गया होगा या फिर बराबर वाले रेजोनेंस में गया होगा. यानी कि ये लोन पेयर कभी यहां पे फ्री मिलेगा ही नहीं, तो कभी H प्लस आएगा भी तो अटैक ही नहीं कर पाएगा. तो आपको क्या करना होगा, जो हमने ब्रोमिनेशन में करा था कि पहले हम इसका असाइलेशन करके टेम्परेरीली इसे प्रोटेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम इसका नाइट्रेशन करेंगे. तो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. मैं रिएक्शन करता हूं. लिखिए बी पार्ट लिखो. In order to prevent the formation of meta product,
in order to prevent the formation of meta product, we have to protect the lone pair of aniline. We have to protect the lone pair of aniline from getting protonated. This can be easily done. By involving the lone pair of aniline in some parallel resonance. सर लोन पेयर के बाद रिपीट कर देना. Lone pair of aniline, by involving the lone pair of aniline in some parallel resonance. Therefore, we carry out acylation before nitration. We carry out acylation before nitration. We carry out acylation before nitration. अब आप देखिए, मैंने जो नोट करने से पहले देखो इस रिएक्शन में मैंने क्या करा है, सब कुछ समझ में आ रहा है? वही है ब्रोमिनेशन में जैसे करा. मैंने डायरेक्ट एनिलीन का नाइट्रेशन नहीं करा, मैंने पहले इसका असाइलेशन कर दिया. असाइलेशन करने से क्या हुआ कि ये लोन पेयर ना अब यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होने के चांसेस हाईली रिड्यूस्ड हो गए. अब ये फ्री मिलेगा ही नहीं, या तो ये लोन पेयर नीचे गया होगा रेजोनेंस में, और जिस वक्त ये नीचे नहीं होगा वो इधर चला जाया करेगा. तो H+ को बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे कोई लोन पेयर मिल जाए. समझ रही है? तो लोन पेयर को हमने इतना ज्यादा इन्वॉल्व, इतना ज्यादा बिजी कर दिया कि वो कभी फ्री होगा ही नहीं, वो कभी प्रोटॉन पे अटैक करेगा ही नहीं. इस केस में हमें एक्सक्लूसिवली ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिले, और एक बार जब ऑर्थो और पैरा मिल गए, हमने ऊपर वाले ग्रुप को हाइड्रोलिसिस करके बैक टू एनिलीन कन्वर्ट कर दिया. समझ में आया एवरीबॉडी? आयुष, अलीशा, अंशिका, अपर्णा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अलीशा, अंशिका, आपको भी आ गया ना? Yes, sir. ओके, नोट कर लीजिए इसे. सबने करा? Yes, sir.
The next reaction is sulfonation. Sulfonation is a simple reaction. इसमें कोई बहुत ज्यादा unusual behavior में नहीं देखना. सल्फोनेशन सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करी जाती है. यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नहीं लिया जाता. और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगता है रिंग के ऊपर? SO3H. SO3H जिसे आप सल्फोनिक एसिड बोलते हैं. लिखिए, when aniline is treated with concentrated H2SO4, when aniline is treated with concentrated H2SO4, then parasulfonilic acid is obtained as the major product. Parasulfonilic acid is obtained as the major product which exists as is acted as parasulfonilic acid is obtained as the major product. कहां से बोलना है शिखा, दोबारा बताइए. Parasulfonilic acid is obtained as the major product. Parasulfonilic acid is obtained as the major product which exists as a Zwitter ion, in solution, लिखा. देखिए, जब हम एनिलीन का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से सल्फोनेशन करते हैं तो हमें मेजर प्रोडक्ट, देखो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जैसे ब्रोमिनेशन में एक ही जगह तीनों जगह SO3H लग गया था ना एक ही रिंग में, सल्फोनेशन में कभी एक ही रिंग में तीनों जगह नहीं लग पाता, क्योंकि SO3H इज अ वेरी बल्कियर ग्रुप. SO3H साइज में इतना बड़ा होता है कि एक ही रिंग में तीनों SO3H बहुत हाईली हिंडर करते हैं. सही है. तो SO3H कभी भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तो हो ही नहीं सकते, यहाँ तो प्रोडक्ट अलग अलग ही मिलते हैं. और उसमें भी आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है ना, वो पैरा वाला मिलता है. मेजर से मेरा मतलब है 99% ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, 1% ये वाला मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस होती है SO3H और NH2 के बीच. तो मेन प्रोडक्ट आपको एक ही मिल रहा है यहाँ पे, पैरासल्फोनिलिक एसिड. SO3H और NH2 के कॉम्बिनेशन को सल्फेनिलिक बोलते हैं. पैरासल्फेनिलिक एसिड अगर 98 to 99% है तो ऑर्थो वाला 1 या 2% होता है, वो हम दिखाते भी नहीं. ठीक है. तो हम लिखते हैं थ्योरेटिकली कि मेजर प्रोडक्ट ये. समझ में आया? इसके बाद इसके बारे में इसकी नेचर याद रखिएगा कि अगर आप इसे एक्वस मीडियम में वाटर में डिसॉल्व करेंगे, आप सब लोगों को मालूम है SO3H इज एन एसिड, सल्फोनिक एसिड, और एसिड की ये नेचर होती है कि वाटर में डालते ही H+ दे देता है. तो ये वाटर में डालते ही H+ रिलीज करेगा, और उस H+ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो H+ वाटर में जाके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा. जैसा हमने पढ़ा था कि एसिड से मिलने वाले H वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेते. लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ये H+ निकला यहां से, लेकिन निकल के वाटर में नहीं गया, ये निकल के ऊपर लोन पेयर पे अटैक कर देता है. यहां से जाता है और वहां ऊपर अटैक कर देता है. तो ये इस एंड से बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और नीचे हो जाएगा SO3 नेगेटिव. और इस टाइप के आयन को ज्वेटर आयन कहते हैं. आज दूसरी बार पढ़ा रहा हूं मैं ज्वेटर आयन. आपको बताइए हैंड रेस करके किसको मीनिंग याद है कि ज्वेटर आयन क्या होता है. पोलर मॉलिक्यूल और ज्वेटर आयन में अंतर बताया था मैंने. इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन हम इसे ज्वेटर नहीं बोलते, इसे पोलर बोलते. या HCl में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, इसे भी हम पोलर बोलते हैं, लेकिन उसे हम ज्वेटर बोल रहे हैं. यह संस्कृति
तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग ग्रुप पर हो। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला था, अभी जो बोला था, बोलो जोर से बोलो। नहीं वो सही था, मैंने सुना था, आपने बोला था। देखो ये जो चार्ज सेपरेशन है ये क्यों आया है, क्योंकि क्लोरीन ने सोडियम के इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए। तो व्हेन द चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो उसे बोलते हैं पोलर, बट व्हेन द चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू द प्रोटॉन ट्रांसफर तो उसे बोलते हैं ज्विटर। यहां पे H पॉजिटिव निकल के ऊपर चला गया, H पॉजिटिव प्रोटॉन होता है ना, तो प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से जब चार्ज सेपरेशन आए तो उसे ज्विटर आयन बोलते हैं। यहां पे एक प्रोटॉन निकल के ऊपर चला गया, ये तो बोल रहे थे आप, तो बोला क्यों नहीं आप? ठीक है, तो बताइए समझ में आया, याद आया आपको या नहीं? यस सर। Yes, sir. नोट करिए। डन सर। एवरीबॉडी, सबने नोट कर लिया? यस सर। अभी आप लोगों के पास 5-7 मिनट और हैं, एक टॉपिक और करवा दूं छोटा सा। किसी को कोई बैच तो नहीं है आपका? देखिए बस हमें एक छोटा सा क्वेश्चन करना है कि एनिलीन नेवर अंडरगो द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। व्हाई? एक क्वेश्चन लिखिए, एनिलीन नेवर अंडरगो the Friedel-Crafts reactions. Aniline never undergo the Friedel-Crafts reactions. Why? देखिए हमने बाकी तीन तो देख लिया, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होते ही नहीं है यहाँ पे, तो वो पूछ रहा है क्यों नहीं होते। देखिए सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है। मान लीजिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, FC एल्काइलेशन, कोई बता सकता है? नाम से पता चल रहा है एल्काइलेशन में कौन सा ग्रुप लगता है? अल्काइल ग्रुप। CH3। एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप हम उसको मान लीजिए हमें सपोज करो एनिलीन पे, ऑल्दो एनिलीन पे होता नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि अगर हमें एनिलीन पे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करना है तो हमें CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ता है। ये आपको याद होगा, जितने भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं उसमें एनहाइड्रस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट दिया जाता है। क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि AlCl3 क्यों लेते थे, इसका रोल क्या होता था? किसी को भी याद है? देखिए आपको ये तो पता है ना कि रिंग के ऊपर पॉजिटिव चीजें ये अटैक करती हैं, तो अगर आप चाहते हो कि CH3 जाए तो CH3 पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो CH3 पॉजिटिव बनाने के लिए हमने AlCl3 में, याद रखिए एल्युमिनियम क्लोराइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें एल्युमिनियम ने 3 क्लोरीन के साथ 3 शेयरिंग कर रखी। और सोचो कि अगर एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर करे हुए हैं तो इसके बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, जबकि होने चाहिए 8। तो ऑक्टेट पूरा नहीं है ना, इट हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये AlCl3 अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, इस Cl को बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और जब ये एल्युमिनियम इस क्लोरीन को बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके खींच लेगा तो एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और अगर ये
क्लोरीन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके उधर चला गया तो इस प्रोसेस में आपका पीछे CH3 पॉजिटिव बन जाएगा और वो आपको चाहिए था रिंग पे अटैक करने के लिए। तो बेसिकली इन सिंपल टर्म AlCl3 का रोल है इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली तोड़ देना, यहां से Cl नेगेटिव को निकाल लेना ताकि CH3 पॉजिटिव बन जाए। सही है। लेकिन जब हमने एनिलीन के ऊपर ये रिएक्शन करने की कोशिश करी ना, ध्यान से सुनना, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं। एनिलीन के ऊपर जब हमने रिएक्शन करने की कोशिश करी तो एल्युमिनियम एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। इससे पहले कि एल्युमिनियम यहां से Cl को निकाल के अपना ऑक्टेट पूरा करता, एल्युमिनियम ने इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया, बिकॉज ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। सही है। तो नाइट्रोजन ही अपना लोन पेयर इसे कोऑर्डिनेट करके इसका ऑक्टेट पूरा कर देगा और जब एल्युमिनियम का ऑक्टेट यहीं से पूरा हो जाएगा तो एल्युमिनियम कभी इस बॉन्ड को तोड़ेगा ही नहीं, कभी ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो कभी CH3 पॉजिटिव बनेगा नहीं। CH3 पॉजिटिव बनेगा नहीं तो रिंग को अटैक करेगा नहीं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये याद रखिएगा, जितने भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं उसमें आपको लुईस एसिड तो लेना ही पड़ता है। और प्रॉब्लम यह है कि अमोनिया एनिलीन एक लुईस बेस है, तो ये एनिलीन उस कैटलिस्ट के साथ खुद ही रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिएजेंट का हाइड्रोलिटिक क्लीवेज नहीं हो पाता। बताइए, आपको समझ में आई बात? यस सर। एवरीबॉडी? तो आंसर लिखिए, लिखो आंसर। Aniline being a Lewis base, aniline being a Lewis base, itself react with anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3 के आगे ब्रैकेट में लिखो लुईस एसिड, to form a coordination complex with it. To form a coordination complex with it. बस ये आंसर देना है कि हमारा जो रिएजेंट है वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कर गया। कैटलिस्ट का तो रोल ये होता है कि एट द एंड रिकवर हो जाना चाहिए, लेकिन अब तो वो खुद ही कंबाइन हो गया। सही है। तो बताइए सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो प्लीज Yes, एक बार sir. रिपीट कर दीजिए। हाँ वंशिका बोलो, क्या चीज नहीं समझ में आई? सर जो आपने अटैक का समझाया था ना कि AlCl3 Cl को ले लेगा अपने पास, इसका ऑक्टेट पूरा, हाँ क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है ना, तो ये क्लोरीन को बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी तरफ खींचता है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। लेकिन अगर नाइट्रोजन खुद ही अपना लोन पेयर देके इसका ऑक्टेट पूरा कर देगा तो फिर ये एल्युमिनियम कभी इस क्लोरीन को खींचेगा ही नहीं, और जब ये क्लोरीन नहीं खींचेगा तो फिर CH3 पॉजिटिव भी नहीं बनेगा। सर अगर CH3 पॉजिटिव नहीं बना तो सर उससे क्या होने वाला है? पॉजिटिव चीज ही तो रिंग पे अटैक करेगी ना, तो अगर Yes, CH3 sir. पॉजिटिव नहीं बनेगा तो रिंग पे जाएगा कैसे अटैक करने को? यस ठीक है। यस सर। तो इतना कर लीजिए आज। मैं संडे को 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, टाइम में आपको मैसेज कर दूंगा। ये बढ़िया कंफर्म है, 2 आवर्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी। ठीक है। फिर संडे को टेस्ट भी है तो कोई बात नहीं, आप मैनेज करिएगा दोनों चीज। मैं इसीलिए अभी टाइम नहीं बता रहा, क्योंकि अभी टाइम बता दूंगा तो आप यहीं लड़ने लग जाओगे कि ये नहीं वो नहीं, इस टाइम पे मेरा वो है, इस टाइम पे वो है, इसलिए मैं मैसेज करूंगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग Good evening, sir. Evening, sir.